नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, 5 अक्टूबर से आप बिल्कुल भी ओनली यूपीएससी को मिस मत करना, क्योंकि 5 अक्टूबर से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं जो कि एकदम फ्रेश बैच होगा। शुरुआत से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसेट का अलग से क्लास आपको मिलेगा, जीएस का अलग से क्लास मिलेगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस के सारे क्लास लिए जाएंगे। साथ ही साथ उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, उसका भी क्लास चलेगा। साथ ही साथ हम इंटरव्यू के लिए सेशन भी शुरू करेंगे। उन सब की जानकारी आपको क्रमवार मिलती रहेगी। तो 5 अक्टूबर से जो है क्लास शुरू हो रहा है और आप अपनी पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाइए। जो इस बार परीक्षा दे रहे हैं वो तो 4 अक्टूबर को एग्जाम दे लेंगे। उसके बाद में जैसा उनका पेपर होगा उस हिसाब से आगे तैयारी करेंगे। उसका हम तो अलग बैच चला ही रहे हैं, लेकिन 5 अक्टूबर से हम फ्रेश बैच शुरू करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर कि यूपीएससी कुछ शब्दावलियों से सवाल पूछती है। वो शब्द देती है और पूछती है कि इसका जो है मतलब क्या है, एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो कई बार वो करते क्या है कि उन शब्द को जो पूछती है वो किसी बड़े राइटर के होते हैं, किसी बड़े चिंतक के होते हैं, और उसको उठा करके आपसे पूछ लेती है। और आपको अगर एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो क्या है तो आप उसको गलत करके चले आते हैं। तो ऐसे ही 2-3 शब्द आज हम समझेंगे जो इस बार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी उन्हीं शब्दों को पूछती है जो चर्चा का विषय रहे हैं, उनके इर्द गिर्द ही वो शब्दों को पूछती है। ठीक है, तो चलिए आज हमको चर्चा करना है। वो 3 शब्द हमने लिए हैं, जिसमें पहला है लीगलिज्म, जो दूसरा शब्द हमने लिया है वो है डीप इकोलॉजी, हिंदी वाले बिल्कुल ना घबराएं, अभी सबका मैं मतलब बताऊंगा। और जो तीसरा है वो है आपका नियमवाद। ठीक है, तो लीगलिज्म का मतलब होता है वैधानिकता, डीप इकोलॉजी का मतलब होता है गहन पारिस्थितिकी, और ये तो लिखा हुआ है नियमवाद। ठीक है, तो इन पर हमको करना है चर्चा, इनसे आएंगे सवाल। तो इनका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। चलिए, पहला लीगलिज्म, वैधानिकता क्या है। वैधानिकता, आपने दिमाग में सोचिए तब तक कि वैधानिकता क्या है। कोई चीज लीगल है, इसका मतलब क्या है, लीगलिज्म का मतलब क्या है। दिमाग लगाइए और कमेंट कीजिए कि लीगलिज्म का मतलब क्या होगा आपके अनुसार। इन जनरल फॉर्म में अगर आपसे कोई पूछे कि लीगल, कोई चीज लीगल, उसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मतलब मुख्य मतलब क्या है लीगलिज्म का, सोचिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो लीगलिज्म शब्द के जो प्रदाता हैं वो है प्रोफेसर कीथ। ठीक है, प्रोफेसर कीथ, प्रोफेसर कीथ जो है इसके जन्मदाता हैं या प्रदाता हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर कीथ ने जो है लीगलिज्म शब्द को जो है प्रदान किया। अब इसका मतलब एग्जैक्ट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो लीगलिज्म का मतलब ध्यान से सुनिएगा ताकि एक बार में याद हो जाए और कभी गलत ना हो। लीगलिज्म का मतलब होता है विधायिका के द्वारा बनाया गया
बनाए गए कर लीजिए, विधायिका के द्वारा बनाए गए किसी कानून, विधायिका के द्वारा बनाए गए किसी कानून का न्यायपालिका के द्वारा जांच करने की शक्ति। मोबाइल में मैं समय देख रहा था, पढ़ाते पढ़ाते समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। जांच करने की शक्ति, ठीक है। तो लीगलिज्म का मतलब क्या होता है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए किसी कानून का न्यायपालिका के जांच करने की शक्ति ही क्या कहलाती है? वैधानिकता, लीगलिज्म, ठीक है। यानी कि पावर ऑफ द जुडिशरी टू डिसाइड द लीगलिटी ऑफ द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर के द्वारा पास कोई लॉ और उसकी जांच करने की शक्ति न्यायपालिका की जो है, उसी शक्ति को वैधानिकता कहते हैं। वही लीगलिज्म है, वही वैधानिकता है, ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली लिखा मिले आपको तो वही सही होगा। यूपीएससी बहुत कंफ्यूज करती है ऐसे टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। तो ये बताना मेरी जिम्मेदारी थी और इसको याद करना आपकी जिम्मेदारी ही। सिंपली समझ लीजिए कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया तो जो न्यायपालिका है उसका जो पावर है उस कानून के वैधानिकता की जांच करना कि वो कानून कितना सही है, इसी पावर को लीगलिज्म कहते हैं, वैधानिकता कहते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा शब्द जो हमने लिया था उसको लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो दूसरा हमने लिया था नियमवाद। नियमवाद ये दर्शन से जुड़ा हुआ एक शब्द है, नियमवाद। अच्छा, मैं ये शब्द आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से देश में बहुत सारे धरने, आंदोलन, सीए को लेकर के प्रोटेस्ट, अभी किसान बिल को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इन बीच में लीगल क्या है, इलीगल क्या है, नियम क्या है, कानून, इस पर खूब चर्चा हुई। तो इनसे संबंधित जो शब्द हैं उनके इर्द गिर्द सवाल बन सकते हैं, इसलिए आपको उसका एग्जैक्ट मतलब जानना चाहिए। नियमवाद क्या है? ये दर्शन से जुड़ा हुआ एक शब्द है। नियमवाद का मतलब होता है, बहुत ही इजीली मैं आपको समझा दूंगा, बिल्कुल कठिन नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई ये है व्यक्ति, ये, और इसको यहां जाना है, ये इसका डेस्टिनेशन है जो कि डी है। ये को डी पर जाना है, ये का डेस्टिनेशन क्या है? डी है, और यहां जाना है इसको, और ये क्या है? वहां तक जाने का रास्ता जो कि पाथ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? साधक। पी क्या हो गया? साधन। और डी क्या हो गया? साध्य। कथा भागवत में आपने इन शब्दों को खूब सुना होगा, साधक, साधन और साध्य। तो ये क्या है? ये को डी पर पहुंचना है, और उसके लिए जो रास्ता है वो क्या है? पी है। उसके लिए जो रास्ता है ये वो क्या है? पी है। तो ये क्या हो गया? साधक। पी यानी कि जो पाथ है वो साधन है जिसके द्वारा साध्य डी तक, यानी कि जो उसका पॉइंट है जहां पर उसको पहुंचना है वहां तक जब पहुंचेगा तो उसे साध्य कहा जाता है। अब नियमवाद क्या कहता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे जरूरी चीज है वो है साधन। साधन सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या हुआ?
अब बड़ी दार्शनिक बात हो गई ना, आसान भाषा में मतलब समझिए कि किसी नियम का उद्देश्य ये नहीं होता है कि उसकी जो प्राप्ति है वो महत्वपूर्ण है, जबकि उसका सबसे ज्यादा उद्देश्य ये होता है कि उस नियम को पाने के लिए जिस मार्ग का अनुसरण किया जा रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ पाए कि फिर से समझाऊं? फिर से समझ लीजिए एक बार। जैसे अगर कोई नियम बनता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, इस नियम का एक उद्देश्य है कि इससे ये चीज हमको अर्जित करनी है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण है वो साध्य नहीं है जो नियम बनाया गया उस चीज को हासिल करने के लिए, जबकि महत्वपूर्ण उसमें क्या है, साधन है, यानी कि जिस तरीके से उस साध्य को पाया जाता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही है नियमवाद। तो नियमवाद में साधन जिसके द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, उस डेस्टिनेशन को प्राप्त किया जाता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो रास्ता है, वो पाथ है, यानी कि साधन ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही है नियमवाद। ठीक है, चलिए अब अगला शब्द देख लेते हैं और इस क्लास को यही करते हैं समाप्त। अगला शब्द जो हमने लिया था वो था गहन पारिस्थितिकी। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए, हो सकता है यहां से भी कोई सवाल बन जाए, तो आपका एक गलत नहीं होना चाहिए। इसके प्रदाता हैं यानी कि शब्द के जन्मदाता आर्नेनेस। ठीक है, और जो ये थियरी है डीप इकोलॉजी यानी कि गहन पारिस्थितिकी, इसका मतलब होता है कि इस पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु हैं सब महत्वपूर्ण हैं। मतलब कि इंसान की जो सर्वश्रेष्ठता है उसको ये चुनौती देता है, यानी कि इंसान सर्वश्रेष्ठ नहीं है, वो सभी जीवों के समान है। जितना जरूरी इस पृथ्वी के लिए इंसान है उतना ही जरूरी अन्य जीव जंतु हैं इस पृथ्वी के लिए। यही सिंपली गहन पारिस्थितिकी का मतलब होता है, जिसके प्रदाता हैं आर्नेनेस। आर्नेनेस का कहने का मतलब यह है कि इस पर्यावरण में जितने भी जीव हैं सबकी भूमिका बराबर है, ना तो कोई श्रेष्ठ है ना कोई निम्न है। अगर किसी को कमतर जो है मान करके उसको बर्बाद होने दिया गया तो ये पारिस्थितिकी यानी कि ये इकोसिस्टम धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार इकोसिस्टम इन्वायरमेंट में जो गड़बड़ियां दिख रही हैं, वो यहां से अगर आप उसको जोड़ करके देखें कि अगर सबको बराबर महत्ता दी जाती तो शायद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना होती। तो डीप इकोलॉजी का इतना सा मतलब है कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सब बराबर बराबर अपना महत्व रखते हैं और सब एक दूसरे से निर्भर हैं। तो अगर कोई छूटा, किसी को आपने बर्बाद होने दिया तो क्या होगा, चैन टूट जाएगा, और चैन टूटेगा तो उसका प्रभाव स्पष्ट दिखेगा, जो कि आज आपको दिख रहा है। लाखों प्रजातियां रोज विलुप्त हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है संसाधनों का बिना उसका जो है आकलन किए हुए अपने स्वार्थ के लिए उसका दोहन करते जा रहे हैं, तो उससे बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। और उसी वजह से बहुत सारे जो आप इश्यूज देख रहे हैं इन्वायरमेंटल रिलेटेड, इकोसिस्टम रिलेटेड, वो सारे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्लास आपको कैसी लगी बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।